हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, मैं डिस्कशन से पहले जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ। अगर आप वीडियो को देखते नहीं है कंप्लीट, 1 या 2 मिनट के अंदर आपको कोई भी फिजिक्स नहीं सिखा सकता। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको टॉपिक समझ ना आए तो आप मेरी वीडियोस को कभी मत देखिए। और आपको अगर समझ में आता है टॉपिक, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल एमएस पथैया को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोर्सेज लो पढ़ने के लिए हम कुछ जनरल बातें डिस्कस करते हैं, वो चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले भैया हम 3 बात पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड हो जाएगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो भैया, ये तीनों की तीनों डेंसिटी हमें पढ़नी है। सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ये तीनों बातें हैं हमें पढ़नी है। इसके बाद हम किस पे जाएंगे? गॉसेस लॉ पे जाएंगे और उसके एप्लीकेशंस पे जाएंगे। तो देखते जाइए बच्चों, बड़े इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप एक बार देखोगे आपको बड़ी रोमांटिक फिजिक्स, मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में। आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई बहुत ही इजी है फिजिक्स, आपका फोबिया दूर हो जाएगा। तो टॉपिक आज हमारे डिस्कशन का गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं एलसीडी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? देखो नाम से ही, इसके नाम से देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो चार्ज किसी लाइन के ऊपर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लिया जाए, देखो भैया बच्चों, ये है हमारे पास एक लाइन, ये लाइन है भाई, ये कंप्लीट क्या है? लाइन। इसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कोई नहीं बच्चों, पॉजिटिव को हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया। आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, बात क्या रहेगी? एक रहेगी। क्या होती है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन। अगर जो लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन। देखिए एक लाइन थी, इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे काम क्या आएगा? हमने इतना देख लिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये साफ कर देता हूं, हो तो तुमने उतार लिया होगा सबने। देखिए ये बताया था भैया, ये नेगेटिव चार्ज इस लाइन के ऊपर हमने क्या कर दिया भैया? इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भैया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए लैम्बडा, लैम्बडा क्या होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भैया, चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में लेंथ। तो भैया क्या बताया? लैम्बडा किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन लेंथ के बराबर होता है भैया। ये तो बड़ा ही इजी बन गया। चार्ज अपॉन में लेंथ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब बच्चों इनके नाम में ही बात है। सबसे पहले हम कौन सी लिख रहे थे? एलसीडी। हमारे घर में भी एलसीडी होती है ना भैया, वो एलसीडी नहीं है ये दूसरी एलसीडी। ये कौन सी है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं। चार्ज अपॉन में लेंथ, मतलब इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ भैया? क्यू, और इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो चार्ज अपॉन में लेंथ। अगर मैं एक इसका स्मॉल टुकड़ा उठा लू, फिजिक्स में आदत होती है स्मॉल टुकड़ा उठाने की, बड़ा टुकड़ा नहीं, स्मॉल टुकड़ा उठा लिया जिसकी लेंथ है डीएल है और जिसका चार्ज क्या है? डी क्यू। स्मॉल टुकड़ा लिया ना, स्मॉल क्या? चार्ज अपॉन में लेंथ क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम ले रहे स्मॉल टुकड़ा, छोटा छोटा भी है, बिल्कुल छोटा सा। देखिए ये रहा बिल्कुल छोटा सा, ये टुकड़ा हमने ले लिया जिसकी पास चार्ज कितना? डी क्यू, जिसकी लेंथ कितनी है? डीएल है। तो हमारे पास इस टुकड़े के लिए लैम्बडा कितना होगा? लिख देते हैं, ये रहा सर डी क्या होगा में
डीएल। क्यों आपने कहा था चार्ज अपॉन में लेंथ तो डी क्यू बाई डीएल, बिल्कुल सही बात है, डी क्यू बाई डीएल। अब हमारे पास आ गया लैम्डा। अब कोई पूछ ले कि इस पूरे लाइन का हमें फोर्स बता दो, देखियो भैया कितनी इजी फिजिक्स हो गया। आप बच्चों बोल रहे हो कि फिजिक्स मुश्किल, कहां मुश्किल है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज अपॉन में लेंथ, मैंने कहा क्यू बाई एल, अच्छी बात है। दूसरी बात, हमने एक स्मॉल टुकड़ा उठा लिया, डी क्यू बाई डीएल ले लिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे पास लैम्डा इस स्मॉल टुकड़े के लिए आ गया, तो कितना होगा, डी क्यू बाई डीएल के बराबर। आगे सर, अब मैं पूछ रहा हूं इसके ऊपर फोर्स बताओ। अब क्वेश्चन आ गया फोर्स, ठीक है सर, मैं कहता हूं आर डिस्टेंस के ऊपर इस एम पॉइंट के ऊपर फोर्स बता दो। ठीक है भाई, बोलो सर बता देंगे हम। कैसे बताओगे कि सर हमने यहाँ पे एक चार्ज पुट कर दिया क्यू, ये कर दिया, देखो ये क्यू चार्ज, ये डी क्यू स्मॉल छोटे टुकड़े का, हम इसके आर डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा क्या पुट करते हैं, चार्ज, छोटा सा दिया, छोटा सा। तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू, कुलाम्स लॉ ने क्या बताई थी, फोर्स की वैल्यू के क्यू डी क्यू बाय में आर का स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच कितनी बताई थी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के, ये रहा भैया क्यू चार्ज, ये रहा डी क्यू बाय आर का स्क्वायर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल टुकड़े का फोर्स, छोटा सा, तो ये फोर्स भी कितना आएगा, स्मॉल आएगा। डीएफ इज इक्वल टू में के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां से मैं डी क्यू की वैल्यू निकालू, तो यहां से डी क्यू की वैल्यू कितनी, डी क्यू इज इक्वल टू में लैम्डा डीएल। इस डी क्यू की वैल्यू में किसमें पुट कर दो, इसमें। हम इसको साफ करते हैं, ये कर दिया भाई साफ। इसके बाद हमने क्या किया, इस डी क्यू की वैल्यू किसमें पुट की, इसमें पुट की। हमारे पास डीएफ के क्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर। ये ऐसी इक्वेशन देखते ही खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ, अब तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ये मैंने साफ कर दिया। तो इंटीग्रेशन डीएफ का एफ, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा बाहर आर स्क्वायर बाहर, और अंदर कौन बचेगा इंटीग्रेशन में, डीएल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स। क्या बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, लैम्डा चार्ज अपॉन में लेंथ, ये रहा डी क्यू बाई डीएल। अब आर डिस्टेंस के ऊपर किसी ने एक चार्ज पुट कर दिया और वहां पे क्या पूछ रहा है, फोर्स, तो निकाल देंगे फोर्स। ये आ गया हमारे पास फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस हम पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने कोई सीट का टुकड़ा ले लिया बच्चों, क्योंकि हम बात करें सरफेस एरिया। पहले लाइन, एक सिंगल लाइन ले ली थी, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, सरफेस की बात कर रहे हैं। मैं यहां से बना देता हूं इसको, ये कोई सरफेस ले लिया, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से बोर हो गए थे ना तुम, हमने आपके बाद नेगेटिव लेना स्टार्ट कर दिया। पहले तुम पॉजिटिव से बोर हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब नेगेटिव चार्ज ले लिया तो अब ये बता, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं एससीडी, जैसे उसको क्या कहा था, एलसीडी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ। ये रहा क्यू बाय में एल, चार्ज अपॉन में लेंथ। अब तो हमारा काम एक ही है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक स्मॉल टुकड़ा, ये उठा लिया टुकड़ा, ऐसा राउंड टुकड़ा, कितना है, जिसका सरफेस एरिया कितना, डीएस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया लेंगे। इसकी जो सरफेस एरिया इतना, इसके पास चार्ज कितना, डी क्यू चार्ज, सर चार्ज डी क्यू, सरफेस एरिया डीएस। तो यहां पे भी क्या आएगा, एरिया ए आएगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, चार्ज अपॉन में एरिया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज अपॉन में लेंथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज अपॉन में एरिया। तो सिग्मा चार्ज वहां पे स्मॉल के लिए डी क्यू, और वो कितना हो जाएगा, डीएस के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा आ गया डी क्यू बाई डीएस। उसी प्रकार कोई क्या कह रहा है कि आर डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज पुट कर दिया क्यों, जैसे वहां पुट किया था पिछले वाले केस में। अब पूछ रहा है इसकी बात बताओ, क्या फोर्स वाली बात बताओ, तो बता देंगे भैया इसको फोर्स वाली बात, डीएफ इज इक्वल टू में के, ये चार्ज रहा क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी क्यू आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करें, इस डी क्यू की वैल्यू निकाले तो सिग्मा डीएस, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं। यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डीएफ
इज इक्वल टू मैं के क्या हूं सिग्मा ds बाय में आर स्क्वेयर। डी क्या की वैल्यू कितनी पुट की सिग्मा ds, तो के क्या हो सिग्मा ds बाय आर स्क्वेयर। ऐसी इक्वेशन का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो कीजिए इंटीग्रेशन, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से df का इंटीग्रेशन f के क्या हो सिग्मा ds बाय आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, और किसके लिए आएगा ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, SCD सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दूसरा टॉपिक था। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्कस करना है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके लिए हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का टॉपिक हमें पढ़ना है, इसलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पार्ट कौन सा लेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं VCD, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं रो से, और क्या होता है ये चार्ज बाय वॉल्यूम। पहले ही बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज बाय लेंथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज बाय सरफेस एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज बाय वॉल्यूम। अब हम कोई क्यूब मान लेते हैं, ये मान लिया कोई क्यूब, ये रहा ये कोई क्यूब मान लिया। इस क्यूब के ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भी ले सकते हो कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसका कोई स्मॉल सा टुकड़ा ले लेता हूं, ये टुकड़ा जिसका वॉल्यूम कितना dV, जिसका जो हमारे पास चार्ज कितना dq, तो रो कितना आएगा dq बाय में dV, क्योंकि हमारे पास चार्ज कितना dq और वॉल्यूम dV है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रो आ जाएगा। इसी प्रकार पहले की तरह हम क्या निकालेंगे फोर्स निकाला, तो इससे r डिस्टेंस के ऊपर क्या पुट कर दे चार्ज, वैसे ही कर रहे हैं हम सब बातें, इसके r डिस्टेंस के ऊपर क्या पुट कर दिया चार्ज, तो फोर्स क्या आएगा स्मॉल। क्यों स्मॉल आया, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फोर्स के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे इसको लिखने में, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा रो डीवी, ये आ गई रो डीवी, और इसमें डी क्यू की वैल्यू को मैं क्या कर दूं पुट कर दो पुट, क्या आएगा देखिए डीएफ इज इक्वल टू मैं के क्यू डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे कितनी रो डीवी बाय में आर स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन का हम क्या करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन, तो यहां पे लिख देंगे क्या बाय इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एफ डीएफ का इंटीग्रेशन एफ, यहां पे क्या हो जाएगा के क्यू रो डीवी बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। तो हमने क्या बात की तीन बात की, और तीन बातों में कौन कौन सी बात की भैया देखो, ये आ गया हमारे पास फोर्स किसके लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि क्या रो डीवी बाय आर स्क्वायर। इसलिए हम जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके अंदर हमने जो जनरल बात की है उसके अंदर तीन बातें की। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं लैम्बडा से, जिसकी वैल्यू डी क्यू बाय में डीएल होती है। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो किसके बराबर होता है डी क्यू बाय में टीएस। तीसरी हम बात करेंगे किसकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं रो से, जिसकी वैल्यू डी क्यू बाय में डीवी ये होती है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा डी क्यू बाय डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसलिए कहते हैं लीनियर, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इसलिए कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज बाय वॉल्यूम इसलिए कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों बातें हमें बहुत ही मदद करेंगी, किसका हमें मदद करेंगी एक्सप्लेन करने में गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हमने इसका बेसिक्स किया है। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस,
आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से देखें तो इसमें से 100% क्वेश्चंस आता है। बहुत ही फेमस जो है ये टॉपिक है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है। इसके अंदर मैं कुछ यूनिक बातें आपको बताऊंगा जो पहले कभी पता नहीं होगी, आपने बहुत बार देखी होंगी। वो यूनिक बातें मैं इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो है बताऊंगा। देखिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल एमएस पथेरिया को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इससे इस गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले ही बता चुका हूं ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं इसके साथ डीएल लगा दूं, लेंथ लगा दूं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल। दूसरी बात, अगर मैं इसके साथ डीएस लगा दूं तो इसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। देखिए मैं रट्टा मारना नहीं सिखा रहा हूं आपको। अगर मुझे रट्टा मारना सिखाना होता तो मैं आपको एक इजी एक्सप्लेनेशन देके यहां से निकल जाता, बट आपको उसकी गहराई में ले जाकर एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। अगर मैं इस ई के साथ आपके साथ डी भी लगा दूं तो हम इसको कहेंगे क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल। इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल कहेंगे। अगर लेंथ लगती है तो लाइन इंटीग्रल, डीएस लगता है तो सरफेस इंटीग्रल, और डीवी लगता है तो वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर आपको कहीं पे ऐसा साइन दिखे तो इसको कहते हैं क्लोज्ड। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड होता है। कोई क्या हो, क्लोज्ड। अगर आपको कोई ऐसा साइन दिखे, ऐसे लाइन के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो आता है लाइन इंटीग्रल। आपके पास कोई ऐसा सरफेस है जो कि ऐसी चीज है और वो क्लोज्ड भी है, तो उसके लिए आता है सरफेस इंटीग्रल। आपके पास कोई क्यूब है जिसके पास वॉल्यूम v है, तो उसके लिए कौन आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा। तो अब मैं बताता हूं कि गॉसेस लॉ क्या कहता है। देखिए गॉसेस लॉ क्या एक्सप्लेन करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसने क्या कहा था, गॉसेस लॉ ने बताया था कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है ये हो गया सरफेस इंटीग्रल, और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ने क्या बताया, सरफेस इंटीग्रल जो होता है E डॉट ds, मैंने अभी भी बताया क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। अगर ऊपर ये सर्कल लगा दो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड। तो सरफेस इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अगर मैं इसी बात को डेफिनेशंस में लिखूं, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। तो क्या बनाएंगे, सरफेस गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट surface integral of electric field over a closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge and all system placed in vacuum। कंडीशन क्या बता दी, दो कंडीशन बता दी हमने। पहली क्या बताई कि जो चार्ज है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज आपके पास ओपन होगा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं होगा, तो वो क्या है, उसके अंदर सरफेस इंटीग्रल 0 होगा। समझ लेते हैं कैसे। मान लिया जाए मैं बात करता हूं ये, तो इसके लिए मुझे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, अभी बताया था E डॉट ds और एक क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ये चार्ज अंदर रखा, ये रहा। क्यों, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड लेना, एनक्लोज्ड। अगर मैं एक चार्ज ही क्यों इसकी जगह रख करके बाहर रख दूं, अब कोई पूछे, क्योंकि एनक्लोज चार्ज कितना, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर ये चार्ज एनक्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अगर ये चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा। इसलिए हम किसके ऊपर बात करते हैं, एनक्लोज चार्ज। और दूसरा, ये सिस्टम किसके अंदर होना चाहिए, वैक्यूम के अंदर होना चाहिए। अगर ये सिस्टम वैक्यूम के अंदर नहीं होगा तो हमारी गॉसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी। यहां पे आपको एक यूनिक बात बताता हूं जो आपको कभी नहीं पता होगी, आपको बहुत काम आएगी।
कि गॉसेस लॉ हम अप्लीकेबल तो हर जगह कर सकते हैं, कहीं पे भी आप अप्लीकेबल कर सकते हो, पर हर जगह के ऊपर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये केवल कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता है? पॉइंट चार्ज के लिए। मेनली किसके लिए कर सकते हैं हम? पॉइंट चार्ज के लिए। अगर वो बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं रही, मैं एक बड़ा चार्ज ले लूं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन फाइंड आउट नहीं कर सकता? गॉसेस लॉ केवल किसके लिए फाइंड आउट कर सकता है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई पूछ सकता है आपसे कि गॉसेस लॉ क्या किसी लार्ज बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी, लार्ज बॉडी को एक्सटेंडेड बॉडी भी कहते हैं, एप्लीकेबल होता? तो आप कहिएगा नहीं, ये किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल किसके ऊपर होता है? पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो एक बार फिर बता दूं, गॉसेस लॉ क्या होता है? स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। यानी कि ये रहा सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पास खुद की डायरेक्शन होती है, पहले भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां पे आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो वहां पे क्या पुट करते हैं हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है? डीएस। डीएस क्या है? एरिया। अब इसका एक यूनिट वेक्टर के थ्रू हम क्या देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे। देखिए डीएस यहां पे क्या है? सरफेस एरिया है। एक्चुअल में क्या होता है कि सरफेस एरिया के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम जनरली बात करें, आपसे कोई जनरली पूछे कि सरफेस एरिया के पास कोई डायरेक्शन होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। बस हम गॉसेस लॉ के अंदर एक स्पेशल केस लेते हैं जहां पे एरिया की जो है डायरेक्शन भी देते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एरियल वेक्टर कहते हैं। यहां पे हम किससे शो करेंगे? डीएस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर डीएस। ये तो क्या देगा? एरिया देगा, और ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देगा किसकी? इसकी डायरेक्शन देगा। क्या बताया मैंने? जनरली इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, बट गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन और गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे ऊपर इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी? यूनिट वेक्टर के द्वारा। जनरली इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हमें एरिया को डायरेक्शन में शो करना है तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब ये जो रिलेशन है कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? देखिए ये मॉडिफाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस डॉट प्रोडक्ट है ये इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। जनरली एरिया वेक्टर नहीं होता है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दर्शाना तो हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? नॉर्मल वेक्टर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम डीएस की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? यहाँ पे ये पुट कर दी, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? गॉसेस लॉ कहते हैं। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस को हम जो है स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहें, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन और समझ में आएगा प्रत्येक टॉपिक। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि गॉसेस लॉ क्या होता है, और हमारा टॉपिक कहां की तरफ जा रहे हैं? हम गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जो हमने बताया कि ई एंड डीएस, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि जो ई एंड डीएस और एक क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है? 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। ये फॉर्मूला हमारे साथ बहुत काम आएगा, हमें केवल इसके ऊपर फोकस करना, और मैं बता चुका हूं डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं गॉसेस लॉ का। हम प्रूफ करते हैं, इसका कैसे प्रूव करेंगे इसको, कि ये प्रूफ का मतलब क्या है कि ये जो बात कही ये बिल्कुल सही है, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ। देखिए प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हमने क्या मान लिया? एक स्फीयर मान लिया। लेट अस कंसीडर ए स्फीयर जिसके अंदर एक चार्ज प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गॉसेस लॉ किसको कंसीडर करता है? उसी चार्ज को कंसीडर करेगा, उसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा। अगर इस चार्ज को मैं बाहर रख दूं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, ऐसे ये ले लिया। कहीं पे भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, यहां पे लो, यहां पे कहीं पे भी ले सकते हो। मैं इस साइड ले लिया। यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है r है, ऑफ कोर्स सी बात है ये रेडियस ही होगी, इस स्फीयर की रेडियस भी r है, ये डिस्टेंस भी मैंने क्या ले ली? r ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं? m पॉइंट मान लेता हूं,
और आपको पता है एम पॉइंट के ऊपर हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें फाइंड आउट भी इलेक्ट्रिक फील्ड करना। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो इस पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, डायरेक्शन देखूंगा। तो यहां पे डायरेक्शन देखने के लिए मैं क्या पुट करूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करता हूं। अगर मैं यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। फिर से बता रहा हूं, मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया और इस एरिया के ऊपर एक पॉइंट मान लिया एम। इस एम पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरी बात, अब क्या होता है, मैंने यूनिट वेक्टर, अब हमारे पास देखिए फॉर्मूले में क्या था, ई एन डी एस, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दूसरा किसकी चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर की 4 प्रॉपर्टी होती है, ओ यू एन, क्या होता है, आउटवर्ड, ओ यू एन वी, ये 4 बात होती है इसकी। एन के बारे में अगर आपको जानना तो ये चारों बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सा, आउटवर्ड, यानी कि अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर ड्रॉ करोगे तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड। और दूसरी बात यूनिट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओ का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि किसी भी सरफेस पे आउटवर्ड होगा। जैसे कि ये सरफेस है, इसके हमेशा आउटवर्ड होगा, ये सरफेस था, इसके हमेशा आउटवर्ड होगा। यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, देखिए इसके परपेंडिकुलर, और है क्या, ये वेक्टर है। तो ये चारों प्रॉपर्टी हम यहां पे भी एप्लीकेबल कर रहे हैं। देखिए अगर मुझे इस एरिया की बात करनी तो मैं यहां पे एक ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये लाइन, ताकि मुझे पता चल सके कि इसका नॉर्मल कैसे बनाए। आप देखिए इस लाइन का नॉर्मल इस तरफ भी हो सकता है, इस लाइन का नॉर्मल इस तरफ भी हो सकता है। हम इस तरफ नहीं ले सकते क्योंकि ये इनवर्ड द सरफेस, और हमें क्या चाहिए, आउटवर्ड। तो ये हो जाएगा आउटवर्ड, और वैल्यू इसकी 1, और क्या है ये परपेंडिकुलर, वैल्यू 1 परपेंडिकुलर, और वेक्टर ये रहा है। तो हमारे पास ई की वैल्यू भी आ गई और एन की डायरेक्शन, दोनों की हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। मैं इसको साफ कर देता हूं। हमारे पास किस किस की बातें आ गई, दोनों बातें आ गई, किसके लिए, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल की। अब इसके बाद हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना। एक बात और बच्चों, मैं ये जो प्रूफ करवा रहा हूं इस प्रूफ के ऊपर फोकस करना, क्योंकि 6 की 6 एप्लीकेशन जो गॉसेस लॉ की हम पढ़ेंगे उसमें हमारा 80% पार्ट यही होगा। 70 से लेके 80% मैं इसी तरीके से सोल्व करूंगा, यही मेथड होगा। एक एरिया मानेंगे, वहां पे ई और एन की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसलिए आपको प्रूफ के ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। मैं इसके अलावा कोई मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, केवल इसी मेथड को अप्लाई करूंगा ताकि आपके लिए ये डेरिवेशंस इजी हो जाए। तो अब देखिए हमारे पास क्या था, हमने गॉसेस लॉ, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ ने क्या बताया था, E N ds over a closed surface is equal to 1/epsilon times the total charge। अब हम क्या करते, देखिए ये था डॉट प्रोडक्ट, E N ds, और डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं तो कौन आता है, cos थीटा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो sin थीटा आता है, इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक साइड प्रूव करनी चाहिए, तो मैं इसको इसके बराबर प्रूव कर दूं, चाहे इसको मैं इसके बराबर प्रूव कर दूं। तो हम चलिए लेके चलते हैं, और एक क्लोज सरफेस ई, यूनिट में इसकी एन की वैल्यू कितनी, 1। आपको पहले ही बताया यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड, बाहर की तरफ होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ds और cos थीटा। अब हमें बात करनी है किसकी, थीटा की। अब देखिए जिस डायरेक्शन में n उसी डायरेक्शन में e, यानी कि ये डायरेक्शन n की, ये डायरेक्शन ई की, और जब दो चीजें, दो पॉइंट एक ही डायरेक्शन में हो, दो लाइन सेम डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच का जो एंगल कितना होता है, 0। अगर ये होती है अपोजिट, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कितना होता, 180 डिग्री। अब यहां पे कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। तो देखिए 0 डिग्री। अब मैं cos 0 की बात यहां पे पुट करता हूं, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा, e, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 ds, इतना आ गया हमारे पास, cos 0 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। अब आपको इन सब के बाद
बात क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के क्या बाय में आर का स्क्वायर। ये वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्या बाय आर स्क्वायर होती है। इस और यहां पे डीएस, हम बात कर रहे हैं डीएस की, ठीक है, तो डीएस है और एरिया एस, किसी भी चीज का एरिया कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि जो स्फीयर होता है उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सबको पता होगा, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले ही बता चुका हूं कि क्या बाय आर स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो E यहां पे लिख देता हूं ई डीएस। देखिए E तो बाहर कांस्टेंट है और डीएस का इंटीग्रेशन कितना होगा S। अब दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, K क्या बाय में आर स्क्वायर और हमारे पास एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। K क्या बाय आर स्क्वायर और उसके साथ हमारे पास एरिया क्या है, K क्या ये 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमारे पास देखिए बच्चों एक साइड क्या चल रही है, E एन डी एस, इसको और एक क्लोज सरफेस सोल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, ठीक है। तो ये आ चुकी है, तो K की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या इंटू 4 पाई। K की वैल्यू आप सबको पता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। मैं स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के बता चुका हूं कि K की वैल्यू इतनी होती है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या है E एन डी एस और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू में क्या बाय में एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का टोटल चार्ज। तो यहाँ पे क्या आया, E एन डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज और एक क्लोज सरफेस ये। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है एक साइड को लेके। ईएनडीएस को उठाया था, ईएनडीएस को सोल्व करते गए और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, जो कि किसकी स्टेटमेंट थी, गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट थी। तो हमने गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट थी उसको प्रूव कर दिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हम यहां तक देखिए बच्चों, इससे पहले वाला जो स्टेप था वहां तक हम क्या चलेंगे, प्रत्येक डेरिवेशन को सेम तरीके से सोल्व करेंगे ताकि आपको ये इजी लगने लगे। अब हम एक प्रूफ और ले लेते हैं। वो प्रूफ हमें क्या प्रूव करेगा कि अगर मैं ये चार्ज अंदर ना लेके बाहर लेता, मैंने ये चार्ज अंदर लिए हैं पर मैं अंदर ना लेके बाहर लेता तो क्या होता, उसका भी प्रूफ ले लेते हैं। तो मैं उसका नाम लिख देता हूं, इफ चार्ज आर नॉट इनसाइड। अब हम प्रूफ की बात करते हैं किसकी, जब चार्ज एनक्लोज ना हो, वो बाहर की तरफ हो। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए ऐसा करने के लिए हमें फिर से क्या मानना पड़ेगा, एक सरफेस एक स्फीयर ये मान लिया। देखते जाओ बच्चों क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा एक क्या ले लिया हमने, फिर से सरफेस ले लिया। अब की बार मैं मानता हूं ये चार्ज प्लेस रहा, ये चार्ज प्लेस रहा, दोनों हमने चार्ज मान लिए और कहा मान लिए, आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर से बाहर मान लिए। इस स्फीयर की ऑफ कोर्स रेडियस आर होगी, इस तरफ भी आर है तो इस तरफ भी आर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कहना चाहते हैं, ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस के पास रेडियस हमारे पास क्या होगी आर, और दोनों चार्ज हमने क्या रख दिए बाहर, एनक्लोज कर दिए बाहर। तो इसी प्रकार हम इस तरफ एक एरिया मानते हैं, ये मान लिया, इसी प्रकार एक एरिया इस तरह मानते हैं। अब सर कहोगे ये ऐसे क्यों माने, क्यों, क्योंकि ये एरिया इस चार्ज के लिए है, ये एरिया इस चार्ज के लिए है। तो अब मैं क्या कहता हूं, देखिए जब हम इस चार्ज की बात करते हैं, ये रहा चार्ज भी है, छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हमने, पॉइंट चार्ज रहा। ये जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, अगर मैं यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करूं, अब आपको पता है सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसके लिए, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना। फिर हम इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब मैं इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करूं तो यहां पे हम क्या पुट कर दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। अब इस सरफेस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। ये जो परपेंडिकुलर होगा, अब हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए, एन की चार प्रॉपर्टी थी, ओ यू एन वी, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सरफेस के आउटवर्ड होता, अगर मैंने इस तरफ एन बताया तो ये नाराज हो जाएगा भैया, अगर मैं अंदर की तरफ एन बढ़ाऊं तो ये नाराज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्ड नहीं होता, ये क्या होता है, आउटवर्ड होता है। हम इसको खुश कर देते हैं, हमने ये बढ़ा दिया बाहर की तरफ एन की वैल्यू।
यूनिट इसकी वैल्यू होती है, ये नॉर्मल इस सरफेस के देखिए परपेंडिकुलर हो गया, वेक्टर ये खुद है ही, मतलब इस फर्स्ट चार्ज के लिए एन और ई के बीच कितना एंगल बना। देखिए बच्चों ये सिचुएशन है, एन इस तरफ ई इस तरफ, एन भी कुछ ई भी कुछ, क्यों? क्योंकि ई को तो उसी तरफ जाना था, एन को इस तरफ जाना था, एन को नाराज कर नहीं सकते क्योंकि हमारा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार मैं क्या बात करता हूं, इस पॉजिटिव और इसकी बात करता हूं, मैं इसकी बात कर लेते हैं हम। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैं यहां पे पुट करूं, ये मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, तो ये चार्ज जो है इस पॉजिटिव को किस तरफ धकेल देगा, इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा, अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, यूनिट नॉर्मल की बतानी है। यूनिट नॉर्मल की बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब फिर से हम एन की बात करते हैं, अगर मैं इनको अंदर की तरफ बनाऊं, इस तरफ बनाऊं, तो एन हो जाएगा नाराज, और एन नाराज हुआ तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा गलत, इसलिए हम फिर से एन को पुश करके इसको आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल बता देते हैं। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसा होता भैया, स्पीड से याद करो, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये रहा 90 डिग्री का एंगल, और वेक्टर इसकी बात ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एन भी इस तरफ, ई भी इस तरफ हो जाएगा, तो यहां पे एंगल जो है वो कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री के बराबर। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ, क्या बताया था गॉसेस लॉ ने, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ये लो भैया बात है, क्या बताया था, ई एन डी एस और डॉट प्रोडक्ट लिया था और एक क्लोज सरफेस 1/ε टाइम्स था टोटल चार्ज। अब मैं इस चीज को उठा लेता हूं, इसको नहीं उठाता, ये था चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड, तो उठा लो, और एक क्लोज सरफेस ई एन डी एस डॉट प्रोडक्ट, ई रहेगा, डॉट प्रोडक्ट आएंगे कोस थीटा आएगा, डी एस कोस थीटा, और एक क्लोज सरफेस। अब हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन डी एस इसके लिए, और दूसरा किसके लिए, ई एन डी एस कोस थीटा, ये कितना थीटा 180 डिग्री के लिए, और ये कितने के लिए 0 डिग्री के लिए। तो हमने दो की बात की, एक तो थीटा 180 डिग्री और एक थीटा 0 के लिए बात की। अगर मैं यहाँ पे थीटा 180 पुट करूं तो कर दीजिए भैया 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू -1, आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 डिग्री कितना होता है -1। दूसरा कोस 0 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। दोनों को जल्दी जल्दी से इसमें पुट कर देते हैं, जैसे से हम पुट करेंगे वैसे वैसे ही क्या देगा, रिजल्ट देगा। हम इन चीजों को नाराज नहीं कर रहे, हम खुश कर रहे हैं इनको, तो करेंगे, देखिए क्या होगा, कर देते हैं पुट, करेंगे तो क्या होगा, ई एन डी एस ये डॉट प्रोडक्ट और एक क्लोज सरफेस, इस तरफ क्या होगा, यहां पे पुट करेंगे, देखो ई कांस्टेंट है बाहर, एन की वैल्यू 1 ये भी बाहर, डीएस का एरिया निकालेंगे एस ये भी बाहर, इसके बाद कोस 0 की वैल्यू कोस 180 डिग्री, सबसे पहले थीटा 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 बात की थी, ई बाहर एस बाहर, कोस 180 डिग्री -1, वही बात करें। एक चार्ज था तो एक बार अप्लाई किया, दो चार्ज थे तो दो बार अप्लाई करेंगे, तीन चार्ज है 3 बार, चार चार्ज 4 बार, एन चार्ज है तो एन बार। इसके साथ प्लस में ई का ई बाहर ये रहा, यूनिट नॉर्मल का एन बाहर कर दिया, डीएस का एस बाहर, और कोस 0 की वैल्यू 1 ये रख दी। सोल्व करो, ई एस माइनस का प्लस का ई एस टोटल किसके बराबर हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0। अगर चार्ज बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ε टाइम्स का टोटल चार्ज। ये प्रूफ था जब हम चार्ज को क्या करते हैं, अंदर ना पुट करके बाहर पुट करते हैं। आपको ऐसे ऐसे इजी डेरिवेशन बहुत मिलेंगे, बहुत मैं सोल्व करवाऊंगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये इतना हो गया, ये सब मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। आप पाएंगे जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप पाएंगे कि आपको फिजिक्स बड़ी इजी लगने लगी। फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप क्या करते हो, 1-2 मिनट मेरी वीडियो देखते हो, एस्केप कर देते हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे फिजिक्स कोई नहीं सिखा सकता, आप कंप्लीट देखिए। तो चलो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अब बात करते हैं हम किसकी, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस
एप्लीकेशंस। किसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम? गॉसिस लॉ। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? गॉसिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। मेरा YouTube चैनल का नाम है MS पथेरिया। आपको वहां पे केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिलती रहेंगी, बड़े अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, आप देखते रहिए। एप्लीकेशंस, हम इसकी क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। 6 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर। ठीक है, एक लंबा वायर है जो चार्ज है, लंबा लंबा, इतना बड़ा लंबा चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल। चार्ज सेल के कारण हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन हम कौन सी करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। और स्फीयर कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए भैया। कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। बताएंगे क्या चीज होती है नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। फोर्थ एप्लीकेशन हम कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर। सिलेंडर आ गया भैया, सिलेंडर के कारण पढ़ेंगे। 4 सिलेंडर लेंगे, उसके कारण पढ़ेंगे। इसके बाद 5वीं एप्लीकेशन कौन सी पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। अब हम नेक्स्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं? सीट के लिए। और 6th एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स। तो इस क्विक रिकैप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 6 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर, बट नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज पैरेलल प्लेट। तो आज की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं गॉसिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस।